नमस्कार मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एडवांस इंडियन इकोनॉमी को लेकर के एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है ज्ञानोदय एकेडमी के साथ आपकी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैं एश्योर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में आप कर पाएंगे जहाँ जहाँ इंडियन इकोनॉमी आती हो। अच्छा, अब आज हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अंतर मैंने कोशिश किया था अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में कि आपको समझा दूं, लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा परिभाषा लिखते हुए चलेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान, या दूसरे शब्दों में आप और क्या बोल सकते हैं कि वह विषय जो धन का प्रयोग करना या उचित प्रयोग करना, धन का उचित प्रयोग करना, धन का उचित प्रयोग करना आपको सिखाती हो, उस विषय को आप अर्थशास्त्र बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? इसी को हम लोग अर्थशास्त्र बोलते भी हैं। ठीक है, तो यह धन का विज्ञान है और वह विषय जो धन का उचित उपयोग करना, आपको प्रयोग करना सिखाए, उसको हम लोग अर्थशास्त्र बोल देते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक अन्य शब्द है हमारा अर्थव्यवस्था। यहाँ पे मैं एक अन्य कलर लेता हूँ, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। आखिर यह अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप हमेशा देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है, इसके अंदर बहुत से नियम और बहुत से प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उन प्रिंसिपल्स के समूह को हम लोग अर्थशास्त्र बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को जो देश जिस स्वरूप में लागू करता है, जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि अगर ए, बी और सी, अगर ये तीन घर हैं मान लीजिए, तो इन तीनों घरों में अपना अलग अलग प्रकार का नियम कायदा होता है। उसी प्रकार से हर एक देश, मान लीजिए कि इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, समाजवाद, इस प्रकार के बहुत सारे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के बहुत सारे अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक देश अपना ले, एक एक नियम को, मतलब हर एक नियम को एक ही परिवार अपना ले, ऐसा तो संभव नहीं है कि एक ही नियम का पालन हर एक परिवार करे। तो यहाँ देखिएगा, अर्थव्यवस्था जो है, इसके साथ हमेशा एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ता है, एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ता है, भौगोलिक क्षेत्र जुड़ता है। जैसे मैंने माना कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के अंतर्गत जो भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट हम लोग चलाते हैं, यह क्या है? यह भारत का अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए, तो हमने क्या समझा कि अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और अर्थव्यवस्था के साथ हमेशा एक भौगोलिक क्षेत्र जुड़ता है। जैसे कि इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, जो ये अर्थव्यवस्था है और ये जो अर्थशास्त्र है, यह आपको क्या सिखाता है? यह लोगों कम संसाधनों में, ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, यह आपको क्या बताता है? कम संसाधनों में
कम संसाधनों में लोगों के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा करना है, जीवन स्तर को, जनता के जीवन स्तर को कैसे ऊपर की ओर लेकर के जाना है, जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार करना है, ये हमको अर्थशास्त्र बताता है। ठीक है, इसके लिए हम किसी एक प्रिंसिपल को उठा लेते हैं, इन 2-3 में से किसी एक प्रिंसिपल को हम लोग उठा लेते हैं और उस प्रिंसिपल के आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट करने का कोशिश करते हैं, जीवन स्तर को सुधारने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हुए चलेंगे कि इस दौरान होता क्या क्या है। तो जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि 3 कदम उठाया जाता है लोगों के जीवन स्तर को सही करने के लिए। एक तो उत्पादन, दूसरा वितरण और उपभोग। ठीक है, ये 3 काम किया जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। और उत्पादन हो, वितरण हो या उपभोग हो, इन तीनों को करने में एक चीज लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैसा। इन तीनों को करने के लिए क्या लगता है? पैसा। और ये जो पैसा है इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। तो ये जो मनी है इसको समझना जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक ही है मनी, यानी कि मुद्रा। तो इसको और अगर मैं सही स्वरूप में इस पैसे को लिखूं तो इसको हम लोग मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही मुद्रा ही होने वाला है। इस मुद्रा को समझाने के लिए ही मैंने आप लोगों के साथ इतना चर्चा किया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग इसको नोट करेंगे वीडियो के साथ ही। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा यानी कि मनी। आज हम लोग मुद्रा का जो भी स्वरूप देखते हैं, आपके पास पॉकेट में करेंसी होता है, आपके फ़ोन में पैसा होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं, आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप चेक का उपयोग करते हैं, कुछ समय पहले आरटीजीएस का उपयोग करते थे, एटीएम का उपयोग करते थे। तो क्या यही स्वरूप हमेशा रहा होगा? आप कल्पना कीजिए कि क्या हमारे नोट पे हमेशा गांधी जी इसी स्वरूप में छपे होते होंगे? आज के 200 साल पहले के नोट पे कल्पना कीजिए, जब गांधी जी थे ही नहीं, उस जमाने में हम पैसे का उपयोग कैसे करते होंगे? तो इससे क्या समझ में आया कि वर्तमान स्वरूप में जो पैसे का स्वरूप है, वर्तमान समय में जो पैसे का स्वरूप है, वही स्वरूप प्राचीन काल में नहीं रहा होगा, या अभी जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं मुद्रा का, वह आने वाले समय में नहीं रहा होगा। यह एक परिवर्तनीय विषय है। तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में मुद्रा का स्वरूप कैसे था। तो सबसे पहले प्राचीन काल में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो रुक जाइए, हम लोग देखेंगे कि मुद्रा क्या होता है। जो मुद्रा है यह क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मुद्रा क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं कि मुद्रा जो है इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है। मुद्रा को नियंत्रित कैसे किया जाता है, मुद्रा को नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसको भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस मुद्रा को जो है सो ये कैसे किया जाता है, इसका वितरण किस प्रकार से किया जाता है, आखिर इस मुद्रा का वितरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मुद्रा क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि कोई भी वह वस्तु जिसके अंदर, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर क्रय शक्ति हो, क्या हो, क्रय शक्ति हो, इसको हम लोग मुद्रा बोल देते हैं, ठीक है। इसी चीज को अगर हम और साधारण तरीके से आपको समझाना चाहें तो कोई भी वस्तु जिसमें क्या करने की क्षमता हो, खरीदने की क्षमता हो, कोई भी वस्तु जिसमें खरीदने की क्षमता हो, उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, मुद्रा बोल देते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इस मुद्रा का स्वरूप
इसी प्रकार का रहा होगा जिस प्रकार का स्वरूप अभी हम देखते हैं, प्राचीन काल से यही स्वरूप रहा होगा। इन दो टॉपिक्स पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इनको अभी के लिए आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं मुद्रा का स्वरूप। मुद्रा का स्वरूप, मुद्रा का स्वरूप अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखने का प्रयत्न करते हैं तो सबसे पहले जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था उस समय हम लोग एक प्रणाली अपनाते थे जिसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो इसके आगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के बाद एक पण्य मुद्रा, पण्य मुद्रा का हम लोगों ने विकास किया। इसके बाद इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कमोडिटी मनी। इसके बाद आगे हम लोग जब देखेंगे तो व्यापारिक वर्ग जो था उसने कुछ सिक्कों को चलाना शुरू किया, तो यहाँ पे हम लोग धातु मुद्रा के स्वरूप को देखेंगे। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग आधुनिक मुद्रा के स्वरूप को देखना शुरू करेंगे। आधुनिक मुद्रा, आधुनिक मुद्रा का क्या स्वरूप रहा इसको देखना शुरू करेंगे। तो एक ये बकायदा जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट को आप बना लीजिए और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को आप मेरे साथ समझने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ देखिए, मान लीजिए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या था, यहाँ पे वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। मान लीजिए आपके पास गुड़ है, मेरे पास गेहूं है, मुझे गेहूं का ज़रूरत है, आपको गुड़ का ज़रूरत है, तो हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी वस्तुओं को बदल लिया। तो यहाँ क्या होता था, लिखेंगे कि इस व्यवस्था में वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। अदला बदली की जाती थी, समझ पा रहे हैं। बदला बदली किस स्वरूप में, मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, यहाँ पे इस व्यक्ति के पास गेहूं रखा हुआ है, गेहूं, और यहाँ पे कोई बी व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति के पास रखा हुआ है गुड़, ठीक है। और ए व्यक्ति को जरूरत है गुड़ का तो इसने इससे संपर्क किया, गुड़ ले लिया, और बी व्यक्ति को जरूरत है गेहूं का तो इसने ए व्यक्ति से, दोनों ने सामान बदल लिया और इस प्रकार से ये व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। इस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं, इस व्यवस्था में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस व्यवस्था में वस्तु ही मुद्रा का कार्य करती थी। एक एक पॉइंट को लिखते और समझते हुए चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे वस्तु, गेहूं और गुड़ ही आपस में मुद्रा का काम कर रहा है ना, तो इसलिए ये लिख लेंगे कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा का स्वरूप थे। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इस व्यवस्था में बहुत सारी डिफिकल्टीज ने जन्म ले लिया। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास टमाटर रखा हुआ है, टमाटर, और किसी व्यक्ति के पास रखा हुआ है शुद्ध देसी घी। अब बताइए कि इन दोनों का कीमत निर्धारण कैसे हो पाएगा। कीमत निर्धारण, तो यहाँ पे कीमत निर्धारण नहीं हो पाएगा, ये भारी समस्या है। कितना टमाटर के बदले कितना घी दिया जाए, कीमत निर्धारण प्लस में इन वस्तुओं को तोलने का समस्या कि कितने टमाटर के बदले कितना ये शुद्ध देसी घी दिया जाए। इसके बाद अगर देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का अगर हम देखें तो मान लीजिए कि कोई बकरी के बदले कोई अगर गाय मांगने जा रहा है तो कितनी बकरियों के बदले गाय मिलेगी। इस प्रकार की समस्याएं इस वस्तु विनिमय प्रणाली में दृश्यमान हो रही थी। तो आगे चल के जो व्यापारिक वर्ग है उस व्यापारिक वर्ग ने कुछ वस्तुओं को, कुछ चीज़ों को ही ये मान लिया, मुद्रा मान लिया। जैसे पहले पण्य मुद्रा हम लोग लिख लें, यहाँ पे लिखिए पण्य मुद्रा, कमोडिटी मनी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ वस्तुओं को
कुछ वस्तुओं को प्रतीक के तौर पर मुद्रा मान लिया गया। कुछ वस्तुओं को प्रतीक के तौर पर क्या किया गया? मुद्रा मान लिया गया। अब किन वस्तुओं को प्रतीक के रूप पर मुद्रा मान लिया गया? तो आप देखते होंगे वैदिक पीरियड में गाय को अघन्या कहा जाता था कि गाय मारने योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जितना गायें होती थी, आप लोग पढ़े भी होंगे गोपाल, इस प्रकार का वर्ड इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो जिस व्यक्ति के पास जितना गाय उतना ही उसको संपन्न माना जाता था। किसी काल में जिस व्यक्ति के पास जितना हाथी जितना घोड़ा उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। तो पण्य मुद्रा में कुछ वस्तुओं को मुद्रा माना गया। तो ये वस्तुएं क्या थीं? गाय, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी। इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोगों ने क्या मान लिया? मुद्रा मान लिया। इस प्रकार की वस्तुओं को हमने क्या मान लिया? मुद्रा मान लिया। और इस प्रकार से गाय के बदले अनाज लेना, घोड़े के बदले कुछ और ले लेना, सोना ले लेना, चांदी ले लेना, सोने चांदी के बदले कुछ खरीद लेना, आपस में प्रयोग कर लेना, यहाँ मुद्रा इन वस्तुओं को माना गया। इन वस्तुओं को मुद्रा मान लिया गया। और मुद्रा का जो भी कारोबार होता था, खरीदना बेचना, ये इन वस्तुओं के द्वारा ही होता था। लेकिन आने वाले समय में डिफ़िकल्टीज इस व्यवस्था के सामने भी उत्पन्न हो गई। क्या डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो गई? तो सबसे पहले तो कीमत निर्धारण या मूल्य निर्धारण आप बोल सकते हैं। मूल्य निर्धारण की समस्या, मूल्य निर्धारण की समस्या उत्पन्न हो गई। मापने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब बताइए, मेरे पास सोना है, आपके पास चांदी है। तो मान लीजिए कि मेरे पास अगर 1 किलो सोना है, 1 केजी क्या है? 1 केजी मेरे पास मान लीजिए कि गोल्ड है। और आपके पास क्या है? आपके पास है चांदी, सिल्वर। तो आप कितना चांदी दीजिएगा कि मैं आपको अपना 1 किलो गोल्ड दे दूंगा? या फिर समझ जाइए कि किसी व्यक्ति के पास एक हाथी है, यहाँ पे मैंने हाथी लिखा होगा। अब इस हाथी के बदले कितनी गायें दी जाएं? इस प्रकार की समस्या, मापने की समस्या। और दूसरा, अगर व्यापारी वर्ग है तो इसको ढोने का समस्या भी उत्पन्न हो गया। ट्रांसपोर्ट का समस्या बहुत बड़ा समस्या हो गया। अच्छा, अब अगर सोना लेकर के मैं कोई व्यापारी हूं और सोना लेकर के जा रहा हूं और मुझे पता चला कि आप में से कोई व्यक्ति है जो कि मुझे लूट लेगा आगे जा कर के, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई इस व्यवस्था के साथ भी। तो आगे चल के जो व्यापारिक वर्ग था, आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लें हम लोग। आगे चल करके जो व्यापारिक वर्ग था, यहाँ पे चर्चा करते हैं। व्यापारिक वर्ग, इस व्यापारिक वर्ग ने आगे चल करके धातु मुद्राओं का चलन शुरू किया। धातु मुद्राओं का चलन इन्होंने शुरू किया। अंग्रेजी में धातु मुद्राओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में धातु मुद्राओं को हम लोग मेटेलिक मनी बोल देते हैं। तो इन्होंने मेटेलिक मनी, जैसे सोने और चांदी, ये धातु मुद्रा जो है किन किन धातुओं के हो सकते थे? तो मान लीजिए कि सोने का सिक्का हो सकता है, चांदी का सिक्का हो सकता है, और मिक्स्ड मेटल का ये हो सकता है। मिक्स्ड मेटल का जो है सो धातु मुद्रा हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं मिक्स मेटल के। जैसे मान लीजिए कि कांसा और पीतल को मिक्स करके कोई सिक्का चला दिया जाए, इस प्रकार के सिक्के हो सकते हैं। प्रारंभिक काल में ये जो धातु मुद्राएं हैं, धातु मुद्रा, तो प्रारंभिक काल में 2 लोगों ने सोचा। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम मयूरेश है, मैं, और आप में मान लीजिए कोई विकास बैठा हुआ है। मैं भी बड़ा व्यापारी, विकास भी बड़ा व्यापारी। तो दोनों क्या बोलेंगे कि विकास जी आप भी बड़े व्यापारी हैं, मैं तो खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ ही। तो आप मेरे पास कुछ सिक्के बनाए हुए हैं,
सिक्के, और इन सिक्कों के बदले आप अपना प्रोडक्ट मुझे दे दीजिए, और दोनों एक दूसरे का प्रोडक्ट और सिक्का आदान प्रदान करने लगे, स्वीकार करने लगे। प्रारंभिक काल में जो शासक था, प्रारंभिक काल में जो शासक था यानी कि राजा, तो राजा ने प्रारंभिक काल में इस व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि उसको घी का जरूरत होता था तो उसको उसके राज्य के लोग ला के दे देते थे। जिस चीज़ का जरूरत होता था उसको ऑलरेडी मिल ही जाता था। लेकिन व्यापारिक वर्ग में जब इस वस्तु का चलन बढ़ने लगा तो बाद में शासक वर्ग ने भी धातु मुद्रा की सफलता को देखते हुए खुद के नाम पर या खुद के राज्य के नाम पर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो राजा ने बाद में खुद ही सिक्का ढालना शुरू कर दिया कि अब भाई ये सिक्का बहुत ज़्यादा चलन में आ जा रहा है, तो राज्य ही इन सिक्कों को चलाएगा ताकि मुद्रा नियंत्रित भी हो सके। ठीक है, तो बाद में व्यापारिक वर्ग ने इस व्यवस्था को शुरू किया और राजा इस व्यवस्था को आगे लेकर के बढ़ गया। लेकिन अब देखिए, हर एक चीज़ जो भी आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं ऑलरेडी आ जाती हैं। अब इन सोने और चांदियों को हमेशा उस स्तर में प्राप्त कर पाना या उस जितना आवश्यकता है उतना प्राप्त करना सोने और चांदी को, ये भी तो मुश्किल काम था। तो यहाँ पे आगे चल के हम लोग आधुनिक मुद्रा का स्वरूप देखते हैं। आधुनिक मुद्रा का स्वरूप हम लोग देखते हैं। तो आधुनिक मुद्रा के स्वरूप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं कि धातु मुद्रा का ही बात करेंगे। यहाँ पे समझ पा रहे हैं, इस धातु मुद्रा का 3 विभाजन करेंगे। एक तो आपका प्रतीक मुद्रा, दूसरा मानक मुद्रा, और तीसरा मुद्रा का बात करेंगे जिसका नाम होगा सहायक मुद्रा। तो इस मुद्रा के कॉन्सेप्ट पे बात अगर हम लोग आज ही करना चाहें तो अभी 1 घंटा और लग जाएगा नया। कम से कम अगर मुद्रा का टॉपिक 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ा जाए तब जाके पूरा हो पाता है। तो इतने में आपका सेशन भी लेंदी हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। इसलिए आज इस सेशन को रोक देते हैं और नेक्स्ट पार्ट जो मैं मुद्रा का लेके आऊँगा उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। प्लास्टिक मनी क्या होता है, मेटेलिक मनी का यहाँ पे तीनों विभाजन समझेंगे। यहाँ से मान के चलिए कि हम लोगों का क्लास शुरू हो रहा है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने आपको दिखाया, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का अंतर दिखा दिया, और यहाँ पे समझ जाइए कि मुद्रा का जो प्राचीन स्वरूप था उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से प्रतीक मुद्रा, मानक मुद्रा और सहायक मुद्रा से चल करके हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे, जहाँ से प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे जा करके आप वीडियो खोजेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको ये सब वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पलामू, गढ़वा और लातेहार के स्टूडेंट हैं तो हमारे यहाँ ज्ञानोदय एकेडमी ऑफलाइन बैच में आकर के किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स, टारगेट कोर्स ऑफलाइन बैठ करके भी कर सकते हैं। और हमारे साथ यूट्यूब की इस जर्नी को आप लोग जरूर करें, जो कि बहुत अल्टीमेट होने वाला है। आज से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे बात करना शुरू किया है और आगे आने वाली जो भी क्लासेज होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।